हाँ भाई बच्चों, हम लोगों को आज रिवीजन करना है आखिरी राइट का। कल मैंने आपको 2 राइट पढ़ा दिए, राइट ऑफ लीन और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। आपके पास अधिकार है किसी भी गुड्स पे कब्जा करने का और आपके पास अधिकार है उसे रास्ते में रुकवाने का। स्टॉपेज इन ट्रांजिट, कल मैंने आपको बताया ट्रांजिट का मतलब क्या है। कल मैंने आपको ये भी बताया कि कब आपके हाथ से राइट ऑफ लीन चला जाएगा। लीन की फॉरमोस्ट कंडीशन क्या है? पोजीशन। अगर आपके हाथ से पोजीशन चली गई तो राइट ऑफ लीन भी चला जाएगा। फिर मैंने आपको ये भी कहा कि गुड्स ट्रांजिट में होने चाहिए और बायर इंसॉल्वेंट हो जाना चाहिए। तो अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाएगा, गुड्स ट्रांजिट में होंगे, तो आप उस गुड्स को रास्ते में रुकवा के उस पर वापस से लीन एक्सरसाइज कर सकते हो। ये दोनों राइट मैंने कल पढ़ा दिए। एक छोटी सी चीज़ मैंने आपको होमवर्क में दी थी कि ये लीन और ट्रांजिट का डिफरेंस आप पढ़ के आना। बस ये 5 पॉइंट दे रखे हैं डिफरेंस के। एक तरीके से देखा जाए तो डिफरेंस तो कुछ इतना खास है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों राइट में एक ही तो बात बोली गई है। लीन में भी यही बोला गया है कि आप गुड्स पे कब्जा कर सकते हो और स्टॉपेज में भी यही बोला गया है कि आप गुड्स पे। लेकिन लीन के लिए क्या है? पोजीशन आपके हाथ से चली गई, अरे पोजीशन अभी भी आपके हाथ में है, और स्टॉपेज में पोजीशन आपके हाथ से चली गई लेकिन गुड्स अभी बायर को नहीं मिले। गुड्स अभी किस में है? ट्रांजिट में है। तो आप उसको दोबारा रीगेन कर सकते हो। अब आगे आते हैं, बराबर से सुनना बच्चों। यहाँ से बताना है आज आपको एक्सेप्शंस व्हेन लीन एंड स्टॉपेज इज डिफीटेड। मतलब कब आपके हाथ से स्टॉपेज और लीन का राइट चला जाएगा। डिफीटेड मतलब आपको ये दोनों राइट नहीं मिलेंगे। कब नहीं मिलेंगे? बराबर से सुनना। नंबर 1, where seller has consented to the sale, mortgage और other disposition made by buyer। मेरी तरफ देखो, ये गुड्स मैंने उर्विका को बेचे, उर्विका इंसॉल्वेंट हो गई तो मैंने गुड्स पे कब्जा कर लिया, ये मेरा अधिकार है। अब मैं ये तुम्हें पढ़ा रहा हूँ कब ये अधिकार मेरे हाथ से चला जाएगा। तो कल भी पढ़ाया था मैंने, जब पोजीशन आपके हाथ से चली जाए, जब गुड्स क्रेडिट पे ना बेचे हो, क्रेडिट एक्सपायर्ड ना हुई हो, फलाना ये सब, खैर एस्टॉपल का रूल लग गया हो। वो लीन के लिए बोला था। आज लीन और स्टॉपेज दोनों के लिए बोल रहा हूँ कि लीन और स्टॉपेज बोथ आर डिफीटेड। डिफीटेड मतलब ये दोनों राइट आपके हाथ से चले जाएंगे, ये दोनों ही राइट आपको नहीं मिलेंगे। कब नहीं मिलेंगे? नंबर 1, ये चीज़ मैंने उर्विका को बेची और उर्विका ने मेरी कंसेंट से ये चीज़ करीना को बेच दी। तो अब मैं करीना से थोड़ी वापस ले सकता हूँ क्योंकि मेरी कंसेंट से बेचा है। तो वेयर सेलर हैज़ कंसेंटेड, सेलर ने कंसेंट दिया, असेंट मतलब वही कंसेंट दिए सेल की, जो किसने किया है? बायर ने। तो मतलब मेरी कंसेंट से अगर उर्विका ने आगे किसी और को बेच दिया तो अब मैं ये गुड्स पे लीन नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? लीन नहीं कर, क्योंकि मेरी कंसेंट से बेचा है। तो एक्सेप्शन नंबर 1। एक्सेप्शन नंबर 2, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बायर को ट्रांसफ़र हो गया और बायर ने वो डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र कर दिया किसी और बंदे को गुड फेथ में। मतलब मैंने कोई चीज़ उर्विका को दी, पोजीशन अभी भी मेरे पास है, लेकिन टाइटल किसका हो गया? उर्विका का। बिल बना दिया मैंने और उर्विका ने वो बिल किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया गुड फेथ। तो दोनों का मतलब एक ही निकल रहा है कि दोनों के अंदर क्या है? चीज़ अब उर्विका की है ही नहीं, चीज़ अब किसी और की है। तो आप एक बात बताओ, डिफ़ॉल्ट उर्विका ने किया है तो उर्विका की चीज़ पे कब्जा करो ना, किसी और पे कैसे कर रहे हो? और वो चीज़ तो उर्विका ऑलरेडी किसी और को बेच चुकी है, टाइटल भी किसी और को ट्रांसफ़र कर चुके हैं। तो अब आप किसी और की चीज़ पे लीन नहीं कर सकते। लीन का एक रूल ये भी होता है कि आप सिर्फ डिफ़ॉल्टर की गुड्स पे लीन करोगे, किसी और में अगर उर्विका की मम्मी का भी कोई गुड्स है तो मैं उस पर भी लीन नहीं कर सकता। मान लो उर्विका की मम्मी के कोई गुड्स मेरे पास है और उर्विका ने डिफ़ॉल्ट किया तो मैं उसकी मम्मी के गुड्स पे भी कब्जा नहीं कर सकता। लीन का अपना एक अलग कानून होता है। यहाँ पे तो लीन एक राइट के रूप में बताया गया है, लेकिन लीन का भारत में अलग कानून है। भारत में लीन करने का अधिकार उन्हीं गुड्स पे है जिन गुड्स के ऊपर डिफ़ॉल्ट हुआ है। अदर गुड्स पे भी लीन नहीं कर सकते आप। जैसे अगर मान लो कि मेरे किसी क्लाइंट ने मेरे को P&L और बैलेंस शीट बनाने के पैसे नहीं दिए तो मैं उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट पे लीन कर सकता हूँ, लेकिन उस क्लाइंट की गाड़ी है मेरे पास तो मैं गाड़ी पे लीन नहीं कर सकता, क्योंकि गाड़ी के रिस्पेक्ट में डिफ़ॉल्ट थोड़ी हुआ है। सुन रहे हो मेरी बात? इतना वाइडर है लीन का कंसेप्ट।
ऐसे लीन किसी भी चीज़ पे नहीं हो जाता। तो आपके पास कोई भी चीज़ पड़ी हो, आप लीन कर लो, जिस चीज़ से रिलेटेड डिफ़ॉल्ट हुआ है आप उसी चीज़ पे लीन करोगे, इसे पर्टिकुलर लीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और जनरल लीन में आप किसी पे भी कब्जा कर सकते हो। तो जनरल लीन आपको नहीं मिलता, वो सिर्फ राइट है बैंक का और गवर्नमेंट का। किसका है? तो अगर मेरी घड़ी की दुकान है और सामने वाले ने घड़ी के पैसे नहीं दिए तो मैं घड़ी पे लीन करूँगा। अब सामने वाले की स्कूटर खड़ी थी, मैंने स्कूटर की चाबी ले ली, तो मैं स्कूटर पे लीन नहीं कर सकता, घड़ी पे ही कर सकता हूँ। तो लीन बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ बोलो। जनरल लीन भी ओनरशिप वाला राइट लगेगा, मतलब जिसने डिफॉल्ट किया था उसकी प्रॉपर्टी है। हाँ, या फिर फैमिली वाला तो किसी में भी नहीं लगेगा, सिर्फ उसकी। जनरल लीन में भी तू उसकी कोई भी प्रॉपर्टी ले सकता है, लेकिन फैमिली की नहीं। नेक्स्ट, इसमें भी दो केस दे रखे हैं। अगर मान लो डॉक्यूमेंट वगैरह टाइटल हुए थे, सेल से राइट ऑफ लीन ट्रांजिट में डिफीट हो जाएगा। मतलब अगर मैंने उर्विका ने किसी को सेल ही कर दी तो मेरे हाथ से राइट ऑफ लीन। लेकिन अगर उर्विका ने सिर्फ प्लेज पे रखे हैं, सेल नहीं करे हैं, तो मुझे राइट ऑफ लीन और ये सब मिल जाएंगे सब्जेक्ट टू द प्लेज, मतलब जो प्लेज में लिखा हुआ है उसको देखते हुए। तो अब इसके लिए हमें प्लेज का भी कानून देखना पड़ेगा। और प्लेज हमारे कोर्स में है, 3 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है जो की वीडियो तुम्हें देखने को कहा गया है कॉन्ट्रैक्ट के बाद, जो अपन ने पहले पढ़े थे, बेलमेंट, प्लेज और एजेंसी मेन। तो प्लेज के अंदर मेरी बात सुन लो। प्लेज में ये लिखा हुआ है कि अगर मान लो उर्विका ने जिसको प्लेज पे रखे हैं, अगर उर्विका अपनी इंस्टॉलमेंट बराबर चुका रही है तो वो चीज़ आप प्लेजी से ले सकते हो। लेकिन उर्विका अपनी इंस्टॉलमेंट नहीं चुका रही है तो प्लेजी के पास फर्स्ट राइट है, आपके पास सेकंड राइट है। याद रखना, क्योंकि स्पेशल प्रॉपर्टी हमेशा प्लेजी के पास होती है, आपके पास जनरल प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? प्लेज में हमेशा याद रखना, स्पेशल प्रॉपर्टी बिलोंग्स विद प्लेजी, मतलब ओनी, जिसको प्लेज पे रखा गया है। तो अगर उर्विका ने किसी और को सेल कर दिया तो मेरे हाथ से राइट ऑफ लीन गया, और उर्विका ने किसी और को प्लेज कर दिया तो मेरे हाथ से राइट ऑफ लीन नहीं गया, अगर उर्विका टाइम पे इंस्टॉलमेंट भरती है तो। ये बात प्लेज में लिखी हुई है। कहाँ लिखी हुई है? और अगर उर्विका टाइम पे इंस्टॉलमेंट भर रही है तो फिर करीना को नहीं मिलेगी, वो चीज़ मुझे ही मिलेगी, मैं उस पर लीन कर सकता हूँ। लेकिन उर्विका टाइम पे इंस्टॉलमेंट नहीं भर रही है तो करीना उसे बेच देगी आगे या कुछ भी करेगी, अब मैं उस पर लीन नहीं कर सकता। चलो, ये लीन इन ऑल एस्पेक्ट खत्म हुआ। अब तीसरा राइट पढ़ाता हूँ, राइट ऑफ रीसेल। क्या नाम है इसका? देखा जाए तो ये राइट आपको तभी मिलेगा जब आप लीन करोगे। रीसेल का क्या मतलब है कि जिन गुड्स पे बायर ने पैसे नहीं दिए, आप उन गुड्स पे क्या कर सकते हो? कब्जा कर सकते हो। बायर ने पैसे नहीं दिए, यही पढ़ा रहा हूँ मैं कल से। अब वो गुड्स पे कब्जा करके आप उसको क्या करोगे? रीसेल। तो अगला राइट क्या है? रीसेल। क्या आप उन गुड्स को क्या कर सकते हो? तो बोलो, when buyer has not paid the price in stipulated time period, seller have right to lien against those goods, and after exercising lien, he has right to resell the goods. अब रीसेल में 5 केस है, वो 5 केस पढ़ा देता हूँ। केस 1, अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर का है। गुड्स क्या है? अगर गुड्स खराब होने वाला है तो आप उसे रीसेल कर सकते हो विदाउट नोटिस। क्या कर सकते हो? आप उसे रीसेल कर सकते हो। बायर नीड नॉट टू इन्फॉर्म। नीड नॉट टू इन्फॉर्म मतलब नोटिस देने की ज़रूरत। जैसे आज मैंने आपको आम बेचे थे और आपने आम की पेमेंट नहीं करी और आम अभी भी मेरे पास है, तो मैं वो आम किसी और को बेच दूंगा क्योंकि आपने तो पेमेंट करी नहीं, तो अब मैं वो किसी, इसके लिए मुझे आपको नोटिस देने की ज़रूरत, क्योंकि पेरिशेबल गुड्स है। क्या है? अब नंबर 2, अगर पेरिशेबल गुड्स नहीं है तो आपको नोटिस देना पड़ेगा बायर को, और अगर बायर रीजनेबल टाइम में आपको पे नहीं करता तो आप रीसेल कर सकते हो। क्या कर सकते हो? नोटिस देना जरूरी है। मतलब मेरी तरफ देखो, पेरिशेबल गुड्स में नोटिस देना है और पेरिशेबल गुड्स नहीं है तो नोटिस नहीं देना है। अरे उल्टा बोल गया मैं, पेरिशेबल गुड्स है तो नोटिस नहीं देना है, पेरिशेबल गुड्स नहीं है तो नोटिस देना है। अब बिना नोटिस के अगर आपने बेचा, अगर आपने बिना नोटिस के बेचा तो ये वाली चीज़ लगेगी।
और नोटिस दे के बेचा तो ये वाली चीज़ लगेगी। ये दो चीज़ मैंने उस समय बहुत डिटेल में पढ़ाई थी, मेरी तरफ देखो। अगर मैंने नोटिस दिया गौरांश को, ये गौरांश अगर तू मुझे पैसे नहीं देगा तो मैं ये गुड्स रीसेल कर दूंगा, तो गौरांश ने तो पैसे नहीं दिए तो मैंने गुड्स को क्या कर दिए, रीसेल। अब मैंने जैसे ही सुनो इधर रीसेल करें तो गौरांश से मुझे लेने थे 50,000 और ये चीज़ रीसेल हुई 45 में, तो 5 अभी भी बचे, तो मैं 5 गौरांश से मांग सकता हूँ। अगर मान लो ये चीज़ बिकी 55 में तो गौरांश को तो मुझे 50 ही देने थे, तो 50 तो आ गए मेरे पास और 5 का प्रॉफिट भी हुआ, वो प्रॉफिट मेरा, क्योंकि ये तो डिफ़ॉल्टर है ना। ये कब होगा, जब आपने नोटिस दिया है। तो नोटिस दिया है तो क्या होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में और रीसेल प्राइस में डिफरेंस है, अगर वो लॉस है तो आप गौरांश से रिकवर कर सकते हो, और प्रॉफिट है तो आप रिटेन कर सकते हो। अब सुनो केस 2, अगर आपने नोटिस नहीं दिया, बिना नोटिस के बेच दिया, तो जो लॉस है वो आपको बियर करना है और जो प्रॉफिट है वो गौरांश को देना है। अब इतना पढ़ने के बाद आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि नोटिस की कितनी अहमियत है। तो जब भी आप रीसेल करो तो एक बार क्या दे दो। एक बच्चे ने मेरे से पूछा था, सर वो तो डिफ़ॉल्टर है, हम क्यों नोटिस दे, उसने तो पैसे नहीं दिए, बेच दो ना। नहीं, आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट तो हमेशा देनी होती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि भारत सरकार, मतलब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इतना ज़बरदस्त है कि किसी को फांसी पे भी लटकाया जाता है, फांसी पे, तो उससे भी क्या पूछा जाता है, आपकी अंतिम इच्छा। तो आपने उसको पैसे नहीं दिए, उसने आपको पैसे नहीं दिए, तो एक बार पूछ लो उससे, भाई पैसे दे रहा है, हो सकता है वो दे दे। क्योंकि कई बार कुछ ऐसी चीज़ होती है कि आप जब रीसेल का बोलते हो तो बायर को एकदम वो आ जाता है, अरे यार मेरी चीज़ बिक जाएगी, डर आ जाता है, तो कहीं से भी अरेंज करके पैसे दे देता है। ठीक है, समझ गए। तो अगर देख लो इधर, अगर आपने नोटिस दिया है तो आप डिफरेंस रिकवर कर सकते हो और प्रॉफिट को रिटेन कर सकते हो, साफ साफ लिखा हुआ है, प्रॉफिट को रिटेन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपने विदाउट नोटिस भेजा है तो जो भी प्रॉफिट होगा ही मस्ट रिटर्न टू बायर, वो आपको बायर को देना है और लॉस आपको बियर करना है। बहुत बेकार चीज़ है। नेक्स्ट, थर्ड, अगर आपने लीन और स्टॉपेज एक्सरसाइज किया है, ठीक है, तो आपको नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व, सॉरी वो तो 4th पॉइंट में है। 3rd पॉइंट में ये है कि आपने जिसको भी बेचा है ये चीज़, रीसेल करा है, ही विल गेट गुड टाइटल। उसको क्या मिलेगा, जैसे गौरांश से चीज़ ले ली मैंने, क्योंकि गौरांश ने पैसे नहीं दिए तो मैंने इस पे लीन कर लिया, और ये चीज़ पे लीन करके मैंने स्नेहा को बेच दिया, तो स्नेहा विल गेट। स्नेहा ये नहीं सोच सकती यार ये तो गौरांश का था और गौरांश की चीज़ सर ने मुझे दे दी, मुझे गौरांश की हाई लगेगी। ठीक है, किसी का बेचा हुआ माल मैंने ले लिया तो इसको बहुत गिल्ट फील हो रहा है, यार सही तो किया ना मैंने। फिर ये सोचेगी यार मैंने तो सही किया है ना, मैंने तो पैसे दे के खरीदे, मेरी क्या गलती है। ठीक है, गौरांश की गलती है, गौरांश ने क्यों पैसे नहीं दिए। अगर गौरांश टाइम पे पैसे दे देता तो सर लीन भी नहीं करते, सर लीन नहीं करते तो मुझे रीसेल भी नहीं करते, तो इसने हमको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी ये ले ली, लेकिन इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। शी विल गेट गुड टाइटल, इसको क्या मिलेगा, गुड टाइटल। नंबर 4, अगर आपने राइट ऑफ डिस्पोजल पहले ही रिजर्व कर रखा था, सुनो, आपने कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन में पहले ही लिख रखा था कि अगर बायर पैसे नहीं देगा तो हम गुड्स को रीसेल कर देंगे, तो फिर आपको फर्दर नोटिस देने की ज़रूरत, क्योंकि आपने पहले बार बार थोड़ी नोटिस देता रहूँगा, मैंने उसमें पहले ही लिखा हुआ था कि अगर आपने पेमेंट 30 दिन में नहीं करी तो मैं उस पर लीन कर लूँगा और लीन करके 35 दिन में बेच दूँगा। तो 30 दिन में ना दो तो अगले 5 दिन में दे देना, नहीं दिया तो मैं अगले 5 दिन में बेच दूँगा। तो अब मुझे कोई फर्दर नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, ये 4th हो गया। और 5th, ठीक है, अगर अनपेड सेलर ने ये लीन एक्सरसाइज नहीं किया तो फिर वो डिलीवरी, मतलब एक बार डिलीवरी उसके हाथ से चली गई, पोजीशन चली गई, तो फिर तो लीन चला जाएगा उसके हाथ से। जब लीन ही चला जाएगा तो रीसेल भी चला जाएगा। तो कल मैंने बोला था फिर तो सेलर के हाथ में कुछ बचा ही नहीं, तो उसको मैंने कल बोला था आपको कि 3 राइट और मिलेंगे, वो आप पढ़ते हैं। राइट अगेंस्ट बायर, क्या मिलेंगे आपको, इसमें पहला मिलेगा सूट फॉर, दूसरा मिलेगा सूट फॉर, और तीसरा ये रेपुडिएशन भी एक राइट है, लेकिन ये तो चुन्नू है। अगला राइट मिलेगा सूट फॉर इंटरेस्ट, और ये हो जाएगा ख़त्म। ठीक है, तो देखो इधर पहला राइट है मुझे सूट फॉर
प्राइस। सुन लेना बराबर। हाँ, कौन सा वाला? ये वाला? ये तो रीसेल ही है। नीचे ऊपर? अबे बावलो, छोड़ा नहीं है, यही तो इधर था। इसमें क्या लिखा हुआ है कि लीन और स्टॉपेज इज नॉट अफेक्टेड बाय बायर सेलिंग और प्लेजिंग अनलेस सेलर इज अटेंडेड टू इट। मतलब अगर मैंने किसी गुड्स पे लीन कर लिया और मैंने स्टॉपेज कर लिया, तो अगर बायर ने उसे किसी और को सेल कर लिया तो वो अफेक्ट नहीं होगा अगर उसकी कंसेंट सेलर ने दी है तो। अभी यही तो समझाया कि मेरी कंसेंट से इसने वो चीज़ करीना को बेच दी, तो करीना को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अब मैं लीन नहीं कर सकता। तो यही चीज़ को डिटेल में यहाँ लिखा हुआ है, एक्सेप्शन, जबकि पढ़ चुके हो एक बार। गजब हो। चलो देखो आगे, ठीक है बच्चे। उस टॉपिक में लिखा हुआ है सब सेल, मतलब मैंने उर्विका को बेचा सेल, उर्विका ने आगे किसी और को बेचा, सब सेल। तो सब सेल का क्या फ़र्क पड़ेगा? ये फ़र्क पड़ेगा कि मेरी कंसेंट से बेचा है अगर, तो करीना विल गेट गुड टाइटल। अब मुझे लीन करने का अधिकार नहीं मिलेगा, मेरा लीन का अधिकार गया। फिर तो मेरे को लीन करने का अधिकार मिलेगा, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैं लीन तभी कर सकता हूँ जब पोजीशन चली गई, फिर तो ख़त्म। हाँ नहीं करी, तेरे से ही करूँगा ना। तूने मेरी बिना कंसेंट के बेचा है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ट्रांसफ़र नहीं हुए, तो फिर तो मेरी है वो चीज़। तूने मेरी बिना कंसेंट के बेचा है, बिना कंसेंट के बेचा है, तो जब तेरे पास ही टाइटल नहीं है तो तू उसको कैसे अच्छा टाइटल देगी? क्योंकि तूने मुझे पैसे कहाँ दिए, डिफ़ॉल्टर तो तू है ना। अब तू मेरे को पूरे पैसे देकर आगे बेच रही है तो अलग बात है, यहाँ ऐसा थोड़ी, यहाँ तो तूने मुझे ही पैसे नहीं दिए अभी। नेक्स्ट, जैसे अपन बोलते हैं ना कि कोई चीज़ बेच देता है, जैसे मेरी कोई चीज़ लकी ने बेच दी, हो गया अच्छा लकी की होगी वो चीज़ जो उसने बेच दी, उसने मेरे से पूछा होगा, वो उसकी होगी, वो तो मेरी है। अरे वो लकी ने आपसे खरीद ली थी ना, कहाँ खरीदी, पैसे कहाँ दिए? मुंह से बोलना खरीदना होता है क्या? मुंह से बोल रहा था वो तो मैं ले लूँगा, पैसे तो दिए ही। तो जब तक पैसे नहीं दिए, मैंने टाइटल नहीं दिया, और मैंने टाइटल नहीं दिया तो आप आगे कैसे बेच सकते हो? नो वन कैन गिव अ बेटर टाइटल अंटिल ही हिमसेल्फ हैज। ये तो कभी बोलना ही मत। नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट। चलो नेक्स्ट बेटा, क्या नाम है, मीनाक्षी, वीडियो देखना आगे की है। ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, ये सब लिंक होती है लॉ। इतना फोकस इसलिए करता हूँ, इतना ध्यान इसलिए देता हूँ, लिंक होती है ये कोई ऐसे नहीं होता कभी भी आके कुछ भी बैठ जाओ समझ में आ जाएगा। सब चीज़ें टॉपिक लिंक होते हैं। थोड़ा सिस्टम बनाओ पढ़ाई का। हम इस फील्ड में घुसे हैं तो हमें ढंग से सारी चीज़ें करके जानी है। आगे अगला राइट है राइट अगेंस्ट बायर। क्या राइट है? राइट अगेंस्ट बायर में पहला राइट है सूट फॉर प्राइस। अब देखो, अगर गुड्स मेरे पास होता तो मैं तो लीन कर लेता, लेकिन लीन मेरे हाथ से चला गया, तो अब मैं क्या करूँगा, गुड्स को कब्जा नहीं करूँगा उसके ऊपर, क्योंकि कर ही नहीं सकता, गुड्स है ही नहीं मेरे पास। अब मैं बायर के खिलाफ केस फाइल करूँगा। क्या करूँगा? सूट फॉर प्राइस। मैं बायर के खिलाफ केस फाइल करूँगा, उससे पैसे रिकवर करूँगा। क्या रिकवर करूँगा? पैसे रिकवर करूँगा। वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, देखो प्रॉपर्टी हैज पास टू बायर, बायर को प्रॉपर्टी चली गई, एंड बायर रॉन्गफुली रिफ्यूजेस, और बायर अब पैसे नहीं दे रहा है, ठीक है, तो सेलर में स्यू हिम फॉर प्राइस। सेलर उसको केस कर सकता है, किसके लिए? प्राइस के लिए। अब भाई गुड्स भी आप ले गए, ओनरशिप भी आप ले गए, तो अब पैसे तो मांगूंगा मैं आपसे, इतना तो अधिकार है मेरा, तो आई विल स्यू फॉर प्राइस। अब मैं किसके लिए स्यू करूँगा? प्राइस के लिए स्यू करूँगा। नेक्स्ट, वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर प्राइस एक सर्टेन डे पे पेएबल थी, तो डिलीवरी आए या ना आए, अगर सामने वाले ने प्राइस नहीं दिया तो मैं वो गुड्स उसको अप्रोप्रिएट नहीं करूँगा, मतलब उसको डिलीवर नहीं करूँगा। जैसे अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ था कि आप 25 तारीख को पेमेंट दोगे, और अभी मैंने आपको गुड्स नहीं दिया है, और आप मुझे 25 तारीख को पैसे दोगे, और आपने मुझे 25 तारीख को पैसे नहीं दिए, तो मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ फिर आपको गुड्स दे दूँ, क्योंकि मुझे तो सामने से ही दिख रहा है ये पैसे नहीं देगा, तो मैं क्या करूँगा, गुड्स की डिलीवरी रोक दूँगा।
और गुड्स को अप्रोप्रिएट नहीं करूँगा, मतलब आपको नहीं दूंगा, वो गुड्स पहले ही अपनी तरफ रोक लूँगा और आपसे पहले प्राइस रिकवर करूँगा। तो सर आपने अभी गुड्स भी नहीं दिए और आप प्राइस रिकवर करोगे? हाँ, क्योंकि मैंने गुड्स बना तो दिए ना आपके लिए, बस डिलीवर नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आपने अभी तक प्राइस पे। तो आप पहले, ऐसा केस होता है सर्विस के कॉन्ट्रैक्ट में, जैसे आपने मेरे से कपड़े सिलवा लिए, अब मैंने कपड़े सिल भी दिए, अब आपने कहा था 25 तारीख को पैसे देंगे, ले जाएंगे। अब आप आए, अरे यार सर वो क्या पैसे घर पे रह गए, लाओ कपड़े तो दे दो, मैं फिर दे दूंगा आपको। मैंने कहा नहीं, कपड़े नहीं दूंगा। अब वो कपड़े मैं अपने पास रख रहा हूँ, लेकिन मैं वो कपड़े को रखना नहीं चाहता, जस्ट मैं इस सिक्योरिटी से रख रहा हूँ कि आप पैसे दे दो तो मैं दे दूँगा, क्योंकि वो कपड़े मैं आगे किसी को रीसेल भी नहीं कर सकता, आपकी नपटी के कपड़े। तो इसीलिए यहाँ पे आपको 2 अधिकार दिए गए हैं कि आपने डिलीवरी दे दी हो और उसने प्राइस ना दिया हो तो आप प्राइस के लिए स्यू कर सकते हो। सुनो, और आपने डिलीवरी ना दी हो लेकिन उसको प्राइस देना था किसी सर्टेन डे पे और उसने उस सर्टेन डे पे प्राइस नहीं दिया, तो भी आप उसे प्राइस के लिए केस कर सकते हो और डिलीवरी को भी क्या कर सकते हो, रोक सकते हो। मतलब आप दोनों हाथ में लड्डू रख सकते हो, गुड्स भी आप रोक लोगे और प्राइस के लिए भी पे। ऐसा लेकिन याद रखना, ऐसा कब होता है? सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ आप उसके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से गुड्स बनाते हो, तो वो गुड्स को आप क्या कर लेते हो, अपने पास रख लेते हो जब तक कि वो सामने वाला पैसे नहीं देगा। वो पैसे दे देगा तो हम गुड्स की डिलीवरी उसको दे देंगे। नेक्स्ट, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ोगे तो डैमेजेस तो मिलेंगी, तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा दिए, इसलिए इसने भी क्या लिखा हुआ है कि डैमेजेस मिलेगी एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब कितनी डैमेजेस पढ़ाई थी वहाँ पे? ऑर्डिनरी डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस, डैमेजेस फॉर डिले, नॉमिनल डैमेजेस, जो भी डैमेजेस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ाई वो यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगी इन केस अनपेड सेलर को आप पैसे नहीं दोगे तो। आप अनपेड सेलर को पैसे नहीं दोगे तो, समझिए बराबर। नेक्स्ट, थर्ड सड़ा सा राइट है, रेप्यूडिएशन। अगर आपने अनपेड सेलर को पैसे नहीं दिए तो अनपेड सेलर कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर देगा। रेप्यूडिएट मतलब कैंसल कर देगा कॉन्ट्रैक्ट को, रेप्यूडिएशन मतलब कैंसिलेशन। ये बार बार आता है, तो ये कोई राइट है क्या? कैंसिल करूंगा ही, आपने पैसे नहीं दिए तो मैं कैंसिल ही करूंगा, ठीक है। चौथा राइट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट। क्या है? इंटरेस्ट। अगर सेलर और बायर, सुनो, सेलर और बायर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, सेलर को पैसे लेने थे, बायर को पैसे देने थे, बायर ने पैसे दिए नहीं, तो सेलर उससे प्राइस रिकवर करेगा, डैमेजेस रिकवर करेगा अगर उसे कोई लॉस हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट करेगा 3, और चौथा इंटरेस्ट रिकवर करेगा। इंटरेस्ट की शर्त ये है कि सामने वाला मूल ही नहीं दे रहा है तो ब्याज कहाँ से देगा? तो इसमें रूल है कि इंटरेस्ट आपको मिलेगा डेट ऑफ डिफ़ॉल्ट से डेट ऑफ पेमेंट तक। जैसे आज आपने डिफ़ॉल्ट किया 15 तारीख को और आपने 15 तारीख को पैसे मुझे नहीं दिए और आपकी ईमान धर्म जग गया और आपने 4 महीने बाद पैसे दे दिए, तो 4 महीने बाद मैं पैसे तो लूँगा ही आपसे, स्यूट फॉर प्राइस, लेकिन 4 महीने का क्या लूँगा आपसे? इंटरेस्ट लूँगा। इंटरेस्ट में 2 बातें बताई थी मैंने, सुन लो। अगर पहले से कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि इंटरेस्ट लूँगा, तो इंटरेस्ट लगेगा डेट ऑफ डिफ़ॉल्ट से डेट ऑफ पेमेंट तक, और पहले कुछ भी नहीं लिखा हुआ था इंटरेस्ट का, तो इंटरेस्ट लगेगा डेट ऑफ नोटिस से, क्या हो गया मेरे भाई को, डेट ऑफ नोटिस से डेट ऑफ डिफ़ॉल्ट तक, डेट ऑफ नोटिस से डेट ऑफ डिफ़ॉल्ट तक। तो याद रखना, पहले से डेट नहीं थी तो डेट ऑफ पेमेंट, अरे डेट ऑफ डिफ़ॉल्ट से लेकर डेट ऑफ पेमेंट। और अगर पहले से, जैसे अभी मान लो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया 15 आपको पेमेंट करनी थी, ड्यू डेट थी आपकी 15 सितंबर और आपने पेमेंट करी, डेट ऑफ पेमेंट है 15 मार्च, तो अगर पहले से कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि मैं इंटरेस्ट लूँगा तो इंटरेस्ट लगेगा 15 सितंबर से, लेकिन पहले इंटरेस्ट का कोई प्रोविज़न नहीं था, तो मैंने आपको नोटिस दिया 15 अक्टूबर को कि भैया तेरा बहुत हो गया है, 1 महीना हो गया मेरे को नचाते नचाते, तेरे को 15 तारीख को पेमेंट देनी थी, 15 अक्टूबर हो गया है,
अब मैं नहीं रुक सकता, अब तू पैसे देगा तो मैं ब्याज भी लूँगा तेरे से। तो अब ब्याज कब से लगेगा? अक्टूबर, क्योंकि नोटिस कब दिया है? सीधा बैठा कर भाई, सीधा बैठा कर, कितनी बार बोला है, अक्टूबर से ब्याज लगेगा। कहाँ से ब्याज लगेगा? पहले सितंबर से क्यों लग रहा था? क्योंकि पहले इंटरेस्ट का क्लोज कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन था और सेकंड वाले में इंटरेस्ट का क्लोज मेंशन नहीं है। तो अब आपको इंटरेस्ट कब से देना है? 15 अक्टूबर से। नेक्स्ट, यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है सेलर के राइट। अब शुरू होते हैं किसके राइट? बायर के। अब पूरे चैप्टर में अपन ये पढ़ रहे हैं बायर ने ये किया, बायर ने वो किया, तो भैया सब बायर ही करता है क्या? सेलर भी करता है कई बार डिफ़ॉल्ट। तो जब सेलर डिफ़ॉल्ट करेगा तो बायर को क्या राइट मिलेगा? जैसे आपके साथ भी बहुत बार हुआ होगा, अभी मैंने बिग बिलियन डे पे फ्लिपकार्ट से एक एयर फ्रायर मंगाया, ठीक है, पिजन कंपनी का है शायद, ठीक है, और वो मैंने मंगाया जिस दिन ये बिग बिलियन डे शुरू हुआ, उसी दिन कब हुआ था ये? 27 तारीख को। तो मैंने 27 तारीख को ऑर्डर किया, पेमेंट भी मैंने हाथों हाथ कर दी कार्ड से। वो बता रहा था मेरे को कि वो मेरे को देगा 1 अक्टूबर को, 5 दिन बाद। ठीक है, 1 अक्टूबर को आ जाएगा। आज क्या है? 10 अक्टूबर, अभी तक नहीं आया। तो ये कौन डिफ़ॉल्ट कर रहा है मेरे साथ? सेलर। जबकि बायर तो पूरे पैसे भी दे चुका है, ऑर्डर भी कर चुका है, और आपने मुझे एक डेट भी बता दी थी 1 अक्टूबर 2 अक्टूबर। और यूजुअली फ्लिपकार्ट करता नहीं है ऐसे। मैंने आपको उस दिन एक लेक्चर में कहा भी था कि फ्लिपकार्ट 2-3 दिन में ही भेज देता है, बट पता नहीं क्यों इतना डिले हो गया। ठीक है, एक बार मैंने उससे बहुत महंगी एक वॉच मंगाई थी, मैंने तुम्हें कहा था, बाद में मेरे को समझ में नहीं आई, तो 2 दिन में वो वॉच आ गई, अगले ही दिन रिफ़ंड हो गई, अगले ही दिन मेरे पैसे भी आ गए अकाउंट में। तो और ऐसा 2-3 बार हुआ है कि मैंने कोई चीज़ मंगाई और रिटर्न कर दी तो बराबर सब कुछ हो जाता है। वर्षा को आने दे अभी। लेकिन ये पहली बार हुआ मेरे साथ, तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया। अब मेरे घर वाले कह रहे या तो आप कैंसिल कर दो या जो भी है देखो, हमें तो उसमें क्या आ रहा है, पहले आ रही थी 2 अक्टूबर, वो कट के हो गई 6 अक्टूबर, फिर कट के हो गई 10 अक्टूबर, और अब हो गई 11 अक्टूबर। तो आज बोला है आज देने को, अब देखते हैं आज देता है नहीं देता। तो ये समझा क्या रहा हूँ मैं, ये कौन डिफ़ॉल्ट कर रहा है? सेलर। तो सेलर भी डिफ़ॉल्ट कर सकता है। तो अब मेरे को क्या रेमेडीज़ है, आप बताओ मुझे क्या मिलेगा? तो पहली रेमेडी नंबर 1 डैमेजेस, यही मिलेगी मुझे, बिकॉज ऑफ नॉलेज। अब मैं डैमेजेस मांगूंगा तो क्या मांगूंगा? क्या डैमेजेस मांगूँ मैं, बोलो? क्या लॉस हुआ? कि मेरे घर में कोई पकौड़े बन रहे थे तो वो लेट बनेंगे। हाँ, तेल वाला खाना पड़ रहा है मुझे, वो तो मैं पहले भी खा रहा था और घर वाले भी खा रहे थे। तेल का प्राइस बढ़ रहा है, लॉस हो रहा है। चिंदी चोर की तरह कितना तेल लगा मेरे घर में, ये कैलकुलेट करने बैठूँ। ठीक है, कोई लॉस वॉस नहीं हुआ मुझे। लॉस तो तब होगा जब वो नहीं देगा मुझे, तो जो पैसे मैंने उसको दे दिए हैं वो डूब जाएंगे, वही लॉस है। और ये घर में जो लॉस है, कोई लॉस वॉस नहीं है। यही चीज़ मेरी बिजनेस के लिए काम में आती तो मैं कह सकता था कि मेरा आउटपुट नहीं बन रहा है, मेरी मशीन नहीं चल रही है, मेरी लेबर को पेमेंट करनी पड़ रही है, तो वो लॉस मैं मानता कि वो लॉस है। ये कोई लॉस है या कोई लॉस वॉस नहीं है, 4 दिन बाद आ जाएगी। ठीक है, मतलब मेरे घर वालों को तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा, क्या दिक्कत है? ठीक है, ये तो मैंने मंगाई थी कि यार मैं थोड़ा सा आप ऑयल का आप कम बनाया करो, जो मैंने कहा कि थोड़ा ये तो कोई क्या है, ठीक है चलो। तो डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी, तो आपको सबसे पहले क्या मिलेगा? डैमेजेस, क्योंकि सामने वाले ने आपको डिलीवर, लेकिन मैं आपको 1000 बारी कह चुका हूँ, लाख बारी कह चुका हूँ कि डैमेजेस की प्री कंडीशन है पार्टी मस्ट हैव सफर्ड लॉस। ठीक है हर्ष, याद क्यों नहीं रहता तुझे कुछ यार? इतनी बार बोल चुका हूँ मैं, पार्टी मस्ट हैव सफर्ड डैमेजेस आपको तभी मिलेगी जब पार्टी को क्या हुआ है? लॉस हुआ है। भावेश सुन रहा है बेटा? हाँ, बड़ा प्यारा बच्चा है। नंबर 2, डैमेजेस की जगह आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी मांग सकते हो। क्या मांग सकते हो? जैसे अगर मान लो मेरे को फ्लिपकार्ट वाले ये ऑफर करें
कि आपकी चीज़ अब डिलीवर नहीं हो सकती है, वी आर फेसिंग सम प्रॉब्लम्स, सो यू कैन टेक योर मनी बैक। तो क्या मैं उनसे ये बोल सकता हूँ, आई डोंट वॉन्ट माई मनी बैक, आई वॉन्ट दैट डैम एयर फ्रायर ओनली? बोल सकता हूँ? इसी को तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बोलते हैं। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मतलब आप अड़ सकते हो कि मेरे को प्राइस वापस नहीं चाहिए, मेरे को तो मेरा एयर फ्रायर चाहे, तो मेरे को जम गया है वो, और वो उस प्राइस में नहीं मिल सकता। ठीक है, मेरे को तो लग रहा है ये लोगों ने वो प्राइस दे के भी गलती कर दी है, इसीलिए नहीं भेज रहे। ठीक है, मैं लूँगा ही नहीं, आई विल स्यू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। जितनी लॉ पड़ी है सारी घुसेड़ दूंगा, एयर फ्रायर तो लूँगा। ठीक है, तो मैं क्या केस कर सकता हूँ? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। बायर कैन स्यू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। मैं कोर्ट जाऊँगा, कहाँ जाऊँगा? फ्रायर तो लेके आऊँगा। हाँ, भले वहाँ लग जाएंगे पैसे, एस अगर 4 पैसे लग रहे हो और मेरी एक केस स्टडी तैयार हो रही हो तो खराब है क्या? आगे तक के बैचों में सुनाऊंगा कैसे लेके आया मैं। ठीक है, नहीं हाँ मेरे लाल, फाउंडेशन के बाद जाऊँ? क्यों? हर अबे कितना सेल्फिश है यार तू, इतना सेल्फिश क्यों है तू यार? हाँ, इसका ये मतलब हुआ। ठीक है बेटा, चल जा इंदौर भी जाके देख ले, घाट घाट का पानी पी लो, वापस यही आते। चलो, अब कोर्ट जाओगे और कोर्ट में ये बोलोगे पहला कि मुझे वो स्पेसिफिक गुड्स ही चाहिए, मुझे कुछ और। नंबर 2, कोर्ट ये देखेगा कि स्पेशल रिलीफ एक्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कोई क्लोज है, तो फिर कोर्ट मुझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देगा। कोर्ट के पास पावर है कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर दे अगर डैमेजेस इनफ ना हो तो। अब मेरे केस में तो डैमेजेस इनफ है, तो वो मेरे को कोर्ट के वो एयर फ्रायर ऐसी कौन सी चीज़ है जो फ्लिपकार्ट ही देगा तुम्हें, पैसे वापस दे तो रहा है वो। अब अगर आपने 5,000 रुपये दिए थे, वो 1-2 हज़ार रुपये डैमेजेस के भी दे रहा है आपको, ले लो आके फ्री करो, क्यों कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहे हो? तो कोर्ट मुझे बोलेगा 7,000 ले लो आप और जाओ बाजार से जाके ले लो एयर फ्रायर। तो वो कोर्ट मुझे ये बोलेगा कि डैमेजेस इनफ नहीं है तो ही हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देते हैं, नहीं तो याद आ रहा है कुछ, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ा है मैंने। और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिलती है जब कॉन्ट्रैक्ट स्पेशल नेचर का हो और यूनिक हो। क्या मेरा कॉन्ट्रैक्ट स्पेशल नेचर का है, यूनिक है, तो मैं कोर्ट में नहीं जाऊंगा उत्कर्ष। ठीक है, यही हूँ मैं, क्योंकि ये चारों में से मैं कहीं भी फिट नहीं बैठ रहा। ठीक है, आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कब डिमांड कर सकते हो? जब डैमेजेस इनफ ना हो या आपका कॉन्ट्रैक्ट स्पेशल नेचर का हो, या कोर्ट को ऐसा लगता हो कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इनफ नहीं है। अगर मैं जाऊंगा तो कोर्ट मुझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं करेगा, कोर्ट मुझे कहेगा डैमेजेस लो और चल दो। क्या बोलेगा? पहले मुझे एक सुर में बताओ मैं क्या पढ़ा रहा हूँ तुम्हें। राइट्स ऑफ बायर। तो पहला राइट स्यूट फॉर डैमेजेस, दूसरा राइट स्यूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, तीसरा ब्रीच ऑफ वारंटी। अब ब्रीच में तो पूरा चैप्टर ही पढ़ा दिया, क्या पढ़ाऊँ इसमें? अगर वारंटी का ब्रीच होता है तो क्या होता है? डैमेजेस मिलती है, ऊपर डैमेजेस पढ़ा दी। और कंडीशन का ब्रीच होता है तो 3 R मिलते हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकते हो, गुड्स को रिटर्न कर सकते हो और रिक्लेम दी प्राइस। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकते हो, आ गई बात। और इंटरेस्ट मैं भी ले सकता हूँ उससे। मैं क्यों इंटरेस्ट लूँगा? क्योंकि मैं फ्लिपकार्ट वाले को कब पेमेंट कर चुका हूँ? 27 तारीख को, और आज क्या है? 11 तारीख। तो मेरे पैसे लेके बैठ गया है, ना तो माल दे रहा है ना पैसे दे रहा है। आज कितने दिन हो गए? 16 दिन हो गए, कल 14-15 दिन और लग गए तो पूरा 1 महीना हो जाएगा। तो अगर वो 1 महीने बाद मुझे पैसे देगा, अब मान लो ये चीज़ तो सस्ती थी, 1 करोड़ की चीज़ होती तो 1 करोड़ की चीज़ होती तो, और वो 2 महीने बाद बोलता आपकी चीज़ नहीं बन सकती, पैसे वापस ले लो, और वो 1 करोड़ रुपये म्यूचुअल फंड में लगा देता, 2 महीने में रिटर्न आ जाता, और मेरे 1 करोड़ से 10 लाख रुपए कमा के मुझे 1 करोड़ वापस दे देता। नहीं है प्रोडक्ट, फिर होने में तो कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपने मेरा प्राइस ले लिया और आपने मुझे टाइम पे पेमेंट नहीं करी मेरे पैसों की, और गुड्स भी नहीं दिया, तो मैं उस पर क्या मांगूंगा? इंटरेस्ट।
क्या मांगूंगा? सूट फॉर इंटरेस्ट। ये हो गए 5 केस। कितने केस? लास्ट टॉपिक आता है ऑक्शन सेल। क्या आता है? सुनो इधर, इस चैप्टर में मैंने आपको पढ़ा है अनपेड सेलर के राइट। अनपेड सेलर के मैंने 2 राइट पढ़ा है, राइट अगेंस्ट गुड्स, राइट अगेंस्ट बायर। सुन लेना बराबर, अब मौका नहीं मिलेगा, खत्म है। राइट अगेंस्ट गुड्स में 3 राइट पढ़ा है, राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट ऑफ रीसेल। ये तीनों राइट मैंने पढ़ा है। फिर राइट अगेंस्ट बायर, राइट अगेंस्ट बायर में मैंने आपको पढ़ाया पहला सूट फॉर प्राइस, सूट फॉर डैमेजेस, सूट फॉर प्राइस, सूट फॉर डैमेजेस, सूट रेपुडिएशन और सूट फॉर इंटरेस्ट। फिर पढ़ा है मैंने राइट ऑफ बायर, ये तो सेलर के थे। फिर क्या पढ़ा है? मेरे राइट, मैंने फ्लिपकार्ट से खरीदा, मेरे राइट। पहला सूट फॉर डिलीवरी, दूसरा सूट फॉर डैमेजेस, तीसरा सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, चौथा रेपुडिएशन, पांचवा ब्रीच के केस में आप, वारंटी के केस में आप डैमेजेस, तो ये तो डैमेजेस में ही आ जाएगा, इसको काट सकते हैं अपन। सूट फॉर इंटरेस्ट, मतलब ये हुआ कि सेलर भी बायर से इंटरेस्ट ले सकता है, बायर भी सेलर से, सेलर भी बायर से डैमेजेस ले सकता है, बायर भी सेलर से डैमेजेस। डिपेंड करता है किसने डिफॉल्ट किया है, डिपेंड करता है, ठीक है। लास्ट टॉपिक सेल ऑफ गुड्स एक्ट का, ऑक्शन सेल। क्या नाम है इसका? सुनो, मैंने आपको पढ़ाया था ऑक्शन सेल होता है जिसमें चीज़ें नीलामी से बेची जाती है। तो नॉर्मल सेल में कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन ऑक्शन सेल में रूल पढ़ने ज़रूरी है। तो ऑक्शन सेल के कुछ रूल्स हैं। क्या रूल्स है? रूल नंबर 1, ऑक्शन सेल मतलब नीलामी में बेचते हैं अपन। तो बोलो मेरे साथ, ऑक्शन सेल मीन्स अ सेल in which large number of bidders participate for single lot of goods, and sale is made to highest bidder by renouncing the bid by any of the traditional methods like falling hammer 3 times और 1 2 3 सोल्ड, ऐसे करके सेल की जाती। और हैमर फॉल करते हैं 1 2 3 सोल्ड, या फिर बोलते हैं गोइंग गोइंग गॉन। इस तरह के शब्दों से पता चलता है कि सेल कंप्लीट हो गई। आपको तो ये याद रखना है कि सेल कंप्लीट होगी फॉल ऑफ हैमर से। कैसे सेल कंप्लीट होगी? और हाईएस्ट बिडर को सेल दी जाएगी। किसको दी जाएगी? आजकल तो बहुत सारी चीज़ें ऑक्शन सेल में मिलती है, प्रॉपर्टियाँ ऑक्शन सेल में मिलती है, गाड़ियाँ ऑक्शन सेल में मिलती है ना, बनी बनाई बिल्डिंग फैक्ट्रियाँ ऑक्शन सेल में मिलती है, ठीक है। इबापी करके एक साइट है, इबापी सेंट्रल गवर्नमेंट की साइट है। इस साइट पे जाकर आप लाइव कोई भी ऑक्शन चल रहा हो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। इबापी में आप जाओगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा स्टेट का, आपने सिलेक्ट किया राजस्थान, फिर आएगा डिस्ट्रिक्ट का, आपने सिलेक्ट किया कोटा, फिर आपने कोटा सिलेक्ट किया और आपने वहाँ पे सर्च डाला, तो जितनी भी लाइव प्रॉपर्टीज़ बिकनी है अभी उसके रेट खुल जाएंगे। तो किसी को घर खरीदना हो, दुकान खरीदनी हो, तो इस तरह के ऑप्शन में देखना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सस्ती रेट में मिल जाती है। इबापी पे क्यों सस्ती रेट में मिल जाती है? क्योंकि जो लोग अपनी इंस्टॉलमेंट टाइम पे नहीं चुकाते ना, तो बैंक उनको गिरवी उनकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेता है, लीन कर लेता है, और फिर वो लीन करके ऑक्शन सेल में बेचता है। लीन करके किस में बेचता है? तो जितनी प्रॉपर्टी वो, जितना पेमेंट वो कर चुके होते हैं, बैंक उतना पेमेंट हटा देता है, और जो पेमेंट बचता है उसके हिसाब से बैंक को ये लगता है यार 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है, सामने वाला 1 करोड़ दे चुका है, तो इसका वैल्यू बचा 2 करोड़। अब आज इसकी मार्केट में वैल्यू भले 5 करोड़ है, बैंक 5 करोड़ में नहीं देगा, बैंक तो 2 करोड़ में ही देगा, क्योंकि बैंक को तो अपने 2 करोड़ चाहिए, तो वो मिनिमम प्राइस रख देगा 2 करोड़। अब 2 करोड़ में आपने बिडिंग लगा दी 2 करोड़ 5 लाख, और कोई बिडर नहीं है, इतनी जानकारी किसी को तो होती नहीं है। मैंने आज आपको बताई, आपको पता था ऐसा कुछ है, ये साइट के बारे में पहले कभी सुना था, ठीक है। तो मैं कहता ही हूँ हमेशा कि भारत में रहते हैं, जानकारी का अभाव है, बहुत सारी चीज़ें हमें पता ही नहीं होती, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है। तो जिनको पता होती है वो इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे करोड़ों कमा जाते हैं। अब आप सिर्फ उस ऑप्शन में पार्टिसिपेट करो, आपको बहुत सस्ती सस्ती चीज़ें मिल जाएंगी, आपने ले ली, भले आपको ज़रूरत भी नहीं है, फिर आपको मार्केट रेट पे बेच दो उसे,
अब इसमें क्या थोड़ा अपडेट रहना पड़ता है कि अभी आपने आज खोला तो जरूरी नहीं आज कोई ऑप्शन चल रहा हो, लेकिन चल रहा हो और आपको दिखा भाई यार ये विज्ञान नगर में प्लॉट है, ये विज्ञान नगर में घर है, अब ये तो बहुत सही रेट पे आ रहा है, अपने काम का है, ये तलवंडी में ये चीज़ अपने काम की है, फटाक से खोलो, बिड लगाओ। फिर तो हालांकि ये आपको बता रहा हूँ मैं, आपके लिए कोई ये सब चीज़ें आपके मम्मी पापा के लिए ज़रूरी है काम की हो सकती है इन्फॉर्मेशन। अभी हमारे लिए इन्फॉर्मेशन है कि ऑप्शन सेल में क्या लिख के आना है, ठीक है, हमारे काम की तो ये है। चलो, तो ऑप्शन सेल का मतलब बताया, वो कहाँ खो जाते हैं, पैसे आते ही खो जाता है ये, जहाँ पैसे सुनता है बस पैसे दिखने लग जाते हैं भाई को। ऑप्शन सेल के रूल नंबर 1, ऑप्शन सेल में ईच गुड इज़ अ डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर। जैसे अगर मान लो ऑप्शन में 50 चीज़ें हैं तो 50 के 50 अलग अलग बिकेंगी। ईच लॉट इज़ अ डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर। बोलो, किसी ने एक की हाईएस्ट बिड लगा दी तो उसको वो मिल जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि अब उसको दूसरे में कोई बेनिफिट मिलेगा, दूसरे की बिडिंग वापस स्टार्ट होगी, फिर तीसरे की बिडिंग, फिर चौथे की बिडिंग, ऐसे। तो ईच लॉट, एक ऑक्शन में बहुत सारी चीज़ें बेची जाती है। नंबर 2, कंप्लीशन। सेल कब कंप्लीट होती है? बाय फॉल ऑफ, जब हम हथौड़ा 3 बार मारते हैं और ऐसे बोलते हैं गोइंग गोइंग गॉन। ठीक है, सबसे पहली मेरी ज़िंदगी में मैंने ऑक्शन सेल देखी थी गोकुल धाम सोसाइटी में, जिसमें पोपट लाल ने एक फ्लैट खरीदा था औकात से बाहर का, जो उसने खरीदा भी नहीं था। देखी थी तुम लोगों ने? उसके बाद मैंने जो दूसरी ऑप्शन सेल देखी वो देखी वेलकम में, जिसमें उदय शेट्टी की वो पेंटिंग होती है। अनिल कपूर के कैरेक्टर का नाम उदय शेट्टी था, क्या था? मजनू भाई। मजनू भाई की वो पेंटिंग होती है कुत्ते वाली, जिसे वो खरीदती है 5 लाख 10 लाख में, है ना। ये 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो मेरे दिमाग में ऐसे घर कर गए हैं, जो कभी निकल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इनमें बेची जाती है कोई भी चीज़ कैसे? ऑक्शन से। तो पहला, ईच लॉट इज़ अ डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर। दूसरा, सेल कब कंप्लीट होगी? बाय फॉल ऑफ हैमर। और तीसरा, राइट टू बिड में भी रिजर्व। आप बिड करने के राइट को रिजर्व कर सकते हो। रिजर्व मतलब जो सेलर है, मे बी रिजर्व एक्सप्रेसली बाय बिहाफ ऑफ सेलर। मतलब अभी मान लो ये मेरी चीज़ है और मैं इसकी नीलामी कर रहा हूँ, तो मैं इसमें राइट रिजर्व कर सकता हूँ कि मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करूँगा, आप भी बिडिंग लगाना, मैं भी लगाऊंगा, जबकि ये तो मेरी चीज़ है, लेकिन मुझे पैसे चाहिए। लेकिन ये बात आपको पहले बतानी पड़ेगी, क्योंकि जब आप बिड लगाओगे ना तो आपकी बिड को कोई सीरियस ही नहीं लेगा, क्योंकि सबको पता है ये साला तो इसलिए बिड लगा रहा है ताकि इसकी चीज़ का प्राइस बढ़ जाए। समझ रहे हो? तो ये फ्रॉड है एक तरीके से। लेकिन आपने अगर पहले बोल दिया है कि आप भी नीलामी में पार्टिसिपेट करोगे, हालांकि कोई सेलर करता नहीं है, क्योंकि सेलर अपनी चीज़ की बिड लगाएगा तो कौन उसे ऑथेंटिक समझेगा? सब यही समझेंगे कि जब इसकी चीज़ है और यही बिड कर रहा है तो तू ले ही लेना भाई, तू बेच ही क्यों रहा है, मतलब तू भाव बढ़ा रहा है ज़बरदस्ती। नेक्स्ट, सेल इज़ नॉट नोटिफाइड बाय सेलर। अब ये वही पॉइंट का अगला है, वेयर सेल इज़ नॉट नोटिफाइड। अगर सेलर ने सेल को नोटिफाइड नहीं किया तो इट शुड नॉट बी लॉफुल फॉर द सेलर टू बिड। फिर वो बिड ना करे, उसने बताया नहीं है। जैसे आपके बीच में मैं बैठा हूँ और मैं कह रहा हूँ ये पेंटिंग बहुत ही शानदार पेंटिंग है, ठीक है, ये इसको कौन लेगा? अब बिडिंग स्टार्ट हुई और मैं भी आपके साथ आके बैठ गया और मैं भी बिड कर रहा हूँ, और बाद में जब पेंटिंग बिकी तो इसने खरीदी आशी ने 3 करोड़ में, और बाद में मैं इसे 3 करोड़ दिए और मैंने अपनी जेब में रख लिया। सर ये आप क्यों रख रहे हो? मेरी तो है। अरे आप तो अभी बिडिंग भी कर रहे थे। हाँ, मेरी चीज़ मुझे भी चाहिए। अरे सर बताना चाहिए था ना। तो अगर आपने पहले बताया नहीं कि आप अपनी चीज़ में खुद ही बिड कर रहे हो तो ये लॉफुल नहीं है, इट शैल नॉट बी लॉफुल। ये लॉफुल गैर कानूनी है। हो सकता है क्या ऐसा? हाँ, MS धोनी अपने बैट की बिडिंग में ही आ जाए। हाँ, रोनाल्डो खुद आ जाए अपने शूज़ लेने, जो उसने खुद ही बिडिंग में दिए हैं। हाँ, उत्कर्ष ने जिस पेन से लिख के 95 मार्क्स लाया अकाउंट्स में, वो पेन की बिडिंग हो रही है, लोग करोड़ों रुपए लगा रहे हैं उसके अंदर, उत्कर्ष खुद भी आ गया। ऐसा थोड़ी होगा। ठीक है, 4 रुपये आएंगे तो तेरे 100 वाला पेन लिया बस, क्या फर्क पड़ा? इसके 96 आए, वो कह रहा है तो भी क्या फ़र्क पड़ेगा यार? कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। रात गई बात गई।
नेक्स्ट रिजर्व प्राइस। सुनो, रिजर्व प्राइस और अपसेट प्राइस। जिस प्राइस से बिडिंग, मैं तुम्हें क्या पढ़ा रहा हूँ, ऑक्शन सेल के रूल्स। पहला रूल क्या पढ़ाया, ईच लॉट इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर। दूसरा क्या पढ़ाया, कंप्लीशन ऑफ सेल, सेल कंप्लीट होती है फॉल ऑफ। तीसरा पढ़ाया, सेलर एक्सप्रेसली राइट बिड को रिजर्व कर सकता है। अगर उसने रिजर्व नहीं की और वो खुद भी बिडिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है बिना बताए तो वो लॉफुल नहीं है, वो बिड क्या मानी जाएगी, इनवैलिड मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी। और लास्ट रिजर्व प्राइस। रिजर्व प्राइस वो प्राइस होती है जहाँ से बिडिंग स्टार्ट होती है। अब ये रिजर्व प्राइस कितनी भी हो सकती है। जैसे अभी मैं इबापी करके जिसके बारे में बता रहा था ना, तो एक बार मैंने उस पर डाला तो उसमें कोटा में कोई प्रॉपर्टी आ रही थी और वो आ रही थी तलवंडी में, एक घर था, उसके फ़ोटोज़ वगैरह भी बढ़िया दिख रहे थे, लेकिन उसका रिजर्व प्राइस ही 1,20,00,000 था। मतलब बिडिंग स्टार्ट ही कहाँ से होती। तो मैंने फिर लॉग आउट कर दिया। ठीक है, तो रिजर्व प्राइस इज द अपसेट प्राइस जहाँ से बिडिंग स्टार्ट होती है। एंड लास्ट प्रिटेंडेड बिडिंग। अगर बिडिंग सिर्फ प्राइस को बढ़ाने के लिए की जा रही है, प्रिटेंडेड है, जैसे मैंने बिडिंग में अपने पिट्टू बिठा रखे हैं, क्रिश मेरा आदमी है, भावेश मेरा आदमी है, अमन मेरा आदमी है, और ये लोग जानबूझ के बिडिंग कर रहे हैं, तो ये वैलिड नहीं है। प्रिटेंडेड मतलब जो पहले से पता है, प्रिटेंडेड मतलब ख़त्म। लास्ट के 2 टॉपिक है, इंक्लूजन और इंक्रीज। इस पे से क्वेश्चन आप तक आया नहीं है तो आ सकता है, याद रखना, छोटा सा टॉपिक है, सुन लो मेरी बात। अगर मैंने आपके साथ सेल ऑफ गुड्स का कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट में मैंने जीएसटी लगाया 18%, बाद में भारत सरकार ने जीएसटी 24% कर दिया, मान लो 24% कोई रेट नहीं है, 28 रेट है, तो मैंने पहले लगाया आप पे 18 और बाद में रेट कितनी हो गई 28, तो अब आप मुझे 28 के हिसाब से पैसे दोगे। मतलब कि अगर जिस प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो प्राइस पे करने से पहले कोई टैक्सेस बढ़ जाते हैं या गवर्नमेंट के कोई चार्जेस बढ़ जाते हैं और उससे प्राइस भी बढ़ जाती है, तो बायर को इंक्रीज प्राइस देनी होगी, ना कि ओरिजिनल प्राइस। बोलो, बायर को इंक्रीज प्राइस देनी होगी, ना कि ओरिजिनल प्राइस। फिर बोलो, बायर को इंक्रीज प्राइस देनी होगी, ना कि ओरिजिनल प्राइस। और डिक्रीज हुई है तो डिक्रीज प्राइस देनी होगी, ना कि। अब ये इंक्रीज प्राइस और डिक्रीज प्राइस होती है टैक्सेस की वजह से। किसकी वजह से होती है। ये आपका सेल ऑफ गुड्स का रिवीजन भी समाप्त हुआ। धन्यवाद।